तो सबसे पहले हम लोग परिनालिका का डायग्राम बना लेते हैं। ये क्या है हमारे पास, PQRS एक परिनालिका है। मान लो, यानी इसका हमने क्रॉस सेक्शन ले लिया परिनालिका का। तो यहाँ लिख लेते हैं, माना कि PQRS एक परिनालिका है जिसमें प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या n है तथा परिनालिका की लंबाई l है। यानी कि जो प्रत्येक अंग लंबाई में जितने फेरे हैं उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, स्मॉल n कह रहे हैं, और जिसकी लंबाई है परिनालिका की टोटल लंबाई उसको हम स्मॉल l कह रहे हैं। अब जो हमारे पास परिनालिका होता है उसमें क्या होता है, अगर हम लोग फेरों को पास पास रखें, यानी अगर फेरे क्या है बहुत सघन हो, तो क्या होता है कि जो अंदर की ओर होता है परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो एक समान होता है। और हम लोग जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है S ध्रुव से N ध्रुव की ओर जाती है। यहाँ S ध्रुव दर्शा देते हैं, यहाँ N ध्रुव दर्शा देते हैं। और जो परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है, उस केस में 0 हो जाता है। ये परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र 0 और अंदर की ओर क्या होगा, एक समान होगा। और उसी का हमको यहाँ पर किसी एक बिंदु पर मान निकालना है। तो इसको भी लिख लेते हैं, हम जानते हैं कि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान तथा बाहर की ओर 0 होता है। अब हमें क्या है, परिनालिका के अंदर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निकालना है। तो इसको भी लिख लेते हैं। अब परिनालिका के अंदर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करना है। अब हम लोग इस जो है परिनालिका में एक आयताकार लूप की कल्पना करते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, एम्पियर लूप कहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग मानते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से एक आयताकार लूप है, जिसको हमने क्या नाम दिया, एम्पियर लूप को नाम दिया। इसकी जो भुजाएं हैं ABCD है, तो इसको लिख लेते हैं। और इसका जो लंबाई है वो है स्मॉल x। एक आयताकार एम्पियर लूप ABCD की कल्पना करते हैं, जिसकी लंबाई x है। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो इसकी AB और CD भुजा है, AB भुजा और CD भुजा क्या है, परिनालिका के समानांतर। इसको भी लिख देते हैं, यहाँ
आयताकार लूप की भुजाएं AB व CD परिनालिका के समांतर है। अब जो है इसके अब क्या करेंगे हम लोग, जैसे कि एम्पियर के परिपथी नियम का यूज़ करेंगे। हमको यहाँ एम्पियर लूप मिल गया, तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसका क्या कर देंगे, रेखीय समाकलन करेंगे। तो ये क्या है, एक वृत्ताकार पाथ है हमारे पास। जब हम लोग वृत्ताकार पाथ या पथ का रेखीय समाकलन करेंगे, तो अगर हम इस पॉइंट से स्टार्ट करें, पॉइंट ए से, तो ए से पहले बी की ओर जाना होगा, फिर बी से सी की ओर, फिर सी से डी की ओर, फिर डी से वापस ए की ओर। तो इसमें जो हमारे पास एम्पियर नियम का राइट हैंड साइड, एम्पियर नियम का लेफ्ट हैंड साइड, जो कि क्या है हमारा इंटीग्रेशन BDL, वो निकल के आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अतः आयत ABCD के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन देख लेते हैं, जो कि एम्पियर के नियम का लेफ्ट हैंड साइड है मतलब। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, क्योंकि हम लोग क्लोज्ड पाथ के लिए ले रहे हैं यानी कि बंद वक्र के लिए, तो हम लोग एक सर्कल लगा देते हैं समाकलन के चिन्ह में। तो B.dl, अब ये क्या होगा हमारे पास, अगर हम लोग इस एम्पियर लूप को देखें, ये वाला है हमारे पास एम्पियर लूप है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रेखीय समाकलन देना है इसके चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र। तो सबसे पहले हमको पॉइंट ए से शुरुआत करनी पड़ेगी। पॉइंट ए से पहले पॉइंट बी में जाएंगे, फिर पॉइंट बी से पॉइंट सी में जाएंगे, देन सी से डी में, फिर लास्ट डी से ए में आएंगे। तो जो BDL का रेखीय समाकलन आएगा वो कैसे आएगा हमारे पास, पहले हमको B.dl निकालना है, किसके लिए, A से B पाथ के लिए, फिर प्लस करेंगे उसको, फिर क्या निकालेंगे, B से C पाथ के लिए निकालेंगे, फिर C से D पाथ के लिए, प्लस इंटीग्रेशन D से A B.dl। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड तो ऐसे ही रहेगा, राइट हैंड साइड के मान हमको अलग अलग से निकालने पड़ेंगे। तो इसको पहले हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब जो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं, अब हमें निकालना इंटीग्रेशन A से B में क्या होगा, B.dl का मान। तो यहाँ देखें तो हम लोग A से B के बाद, इस A से हम A बिंदु से B बिंदु की ओर जा रहे हैं, जो कि हम लोग, अगर हम लोग यहाँ देखते हैं A से हमको B से, यहाँ हमको A बिंदु से B बिंदु की ओर जाना है और x दूरी तय करनी है। तो अगर हम लोग देखें, और ये क्या है, चुंबकीय परिनालिका के अंदर के पॉइंट से, पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों क्या है, परिनालिका के अंदर है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, एक समान होता है, और हम A से B इंटीग्रेट कर रहे हैं, रेखीय समाकलन कर रहे हैं, यानी कि तो चुंबकीय क्षेत्र तो हमारा जो है नियत हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन B.dl cos थीटा। यहाँ पर हमने जो है दो सदिशों की प्रॉपर्टी लगा दी। अगर वो जो डॉट प्रोडक्ट के रूप में दिए गए तो उसको हम उसके केवल परिमाण को गुना करके cos थीटा के गुणनफल के रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, अगर हमारे पास दो सदिश दे रखा है, सदिश A और सदिश B, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिखा है, तो इसको हम लोग कहते हैं A का परिमाण गुना B का परिमाण गुना cos थीटा लिख सकते हैं। इसका यूज़ करके हमने इतने को इसके बराबर लिख दिया। अब अगला क्या करेंगे हम लोग, इसको A और B ही रहने देते हैं। यहाँ पर हम क्या है, A और B पॉइंट अगर हम लोग देखें तो हमारा मान लो परिनालिका क्या है, कुछ इस तरीके से है, ये लूप है
और पॉइंट ए है, पॉइंट बी ये है, सी पॉइंट ये, डी पॉइंट ये, और हमको समाकलन करना है ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर, यानी यहाँ से हमको यहाँ तक के जाना है, और ये डिस्टेंस टोटल है एक्स के बराबर। तो दोनों ही पॉइंट क्या परिनालिका के अंदर स्थित है, या परिनालिका के अंदर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। एक समान होने का मतलब नियत होता है, तो जो चीज़ें नियत होती है उसको हम लोग समाकलन से बाहर कर देंगे, इसलिए बी को समाकलन के बाहर लिख देंगे। अंदर क्या बचेगा, dl cos थीटा। अब cos थीटा में थीटा क्या चीज़ था, थीटा जो होता है b और dl के बीच का कोण है। यहाँ लिख भी सकते हैं हम लोग, यहाँ जो थीटा b व dl के बीच का कोण है। और चित्र से हम क्या देख सकते हैं, जो B है चुंबकीय क्षेत्र वो N ध्रुव से S ध्रुव की ओर है, यानी कि जो हमने चुंबकीय क्षेत्र देखा है वो इधर थी, S ध्रुव से N ध्रुव की ओर, यानी B की दिशा ये होगी। और DL की दिशा का इस लाइन के रिस्पेक्ट में हम क्या लेते हैं, अवयव लेते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग इंटीग्रेशन A टू B BDL है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ तक कि हम लोग लिख दिए थे, B को जो कॉमन करके बाहर निकाल दिया था, क्योंकि B जो है एक समान रहेगा चुंबकीय क्षेत्र A से B तक के जाने में, और A से B इंटीग्रेशन DL cos थीटा, और cos थीटा क्या था, कोसाइन था किसका, थीटा एंगल का, और थीटा के B और DL के बीच का एक कोण है। जो हम लोग के धारा अवयव की दिशा है वो क्या है, DL जो है A से B की ओर, मतलब इस डायरेक्शन में, और चुंबकीय क्षेत्र की भी दिशा इस दिशा में, S ध्रुव से N ध्रुव के, तो दोनों के बीच का एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है हम लोग पास 0 डिग्री। तो cos 0 क्या हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि AB व B की दिशा एक दूसरे के समांतर है, या जो AB है वो क्या B की ही अनुदिश है। तो यहाँ पर हम लोग के पास B और जो cos 0 होता है, cos 0 का मान हमारे पास होता है cos 0 बराबर 1, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा cos 0 डिग्री के बजाय। तो हम लोग के पास यहाँ से अगर हम लोग देखें तो इंटीग्रेशन A टू B BDL क्या निकल के आया है, B, और इंटीग्रेशन A टू B DL। अब जो हमारा इंटीग्रेशन A टू B DL है वो एक्चुअल में है क्या, ये जो धारा अवयव है उनका क्या करना है, हमको सारे ही धारा अवयव को जोड़ते जाना है, कहाँ से A से B तक के। तो अगर हम लोग इसे जोड़ते जाए तो हम लोगों को क्या मिलेगा, ये वाली दूरी मिलेगी, यानी AB की जो लेंथ है वो मिलेगी, यानी AB की लंबाई मिलेगी। तो और शुरू में हम लोग एज्यूम किए थे कि AB की लंबाई जो है वो क्या है, x है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन A टू B DL की जगह में हम लोग x लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा x। तो इस प्रकार हमको क्या मिला, A से B तक के जाने में जो हमारे पास इंटीग्रेशन आएगा या रेखीय समाकलन किसका, चुंबकीय क्षेत्र का, वो आएगा bx, जहाँ x क्या है, AB की लंबाई है। अब जो है इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर ये तो निकालिए, इसी प्रकार से B से C में जाने पर क्या हमको BDL मिलेगा, वैसे ही C से D में जाने में जो BDL मिलना चाहिए, वैसे D से M जाने में B डॉट DL जो मिलना चाहिए उसको एक बारी बारी से निकालते जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग फिर निकालेंगे वह, इसको पहले जो है हम लोग इक्वेशन दे देते हैं, एक समीकरण नंबर 2 दे देते हैं वह। अब इसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं B से C तक जाने में जो हम लोग को चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन यानी B डॉट DL मिलेगा, उसको इंटीग्रेशन क्या मिलेगा लिख देते हैं। तो B से C, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, B DL cos थीटा, जो वेक्टर होती है उसकी प्रॉपर्टी यूज करें, कि सदिश के गुण से इसको हम लोग लिख सकते हैं, जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसको कोसाइन के टर्म्स में हम लोग लिख सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ से B चुंबकीय क्षेत्र समान रहेगा तो वो कॉमन निकल जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा, B से C DL cos थीटा। अब cos थीटा का यहाँ पर जो है, थीटा कौन सा एंगल है, B और DL के बीच में, तो हम लोग यहाँ पर कहाँ जा रहे हैं,
B से C में जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग B से C में जाएँ तो यहाँ पर हमारे पास मान लो कोई ये अवयव है, तो अगर इस बिंदु पर B से C की डायरेक्शन देखें तो हमारा कुछ इस तरीके से है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखें तो वो क्या है, ऐसे होगा। यानी दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 अंश का एंगल बन रहा है। और cos 90 हमारे पास क्या होता है, 0। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, B से C dl cos 90। और चूंकि जो cos 90 0 होता है, यानी कि ये समाकलन का पूरा वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं ब्रैकेट में चूंकि cos 90 बराबर 0। तो इस प्रकार से हमको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन B to C B dl बराबर 0। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 3। अब हम लोग लिख लेते हैं इंटीग्रेशन C to D B डॉट dl। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको हम लोग सदिश का गुण का यूज़ करके लिख सकते हैं B इंटू D B dl cos थीटा। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी ये देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग ये वाली CD भुजा की बात करें, यानी C से D की ओर। तो C से D की ओर हम लोग के पास अगर धारा अवयव की दिशा देखें तो वो इस डायरेक्शन में आएगा। C से हम लोग D में जा रहे हैं ना, तो ऐसे होगा। यहाँ पर कोई धारा अवयव ले रहे। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर हम लोग देखें तो चुंबकीय क्षेत्र जो अब यहाँ पर हम लोग कहाँ पर आ गए, परिनालिका से बाहर आ गए। परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है। तो यहाँ पर हम लोग फिर इसकी दिशा की तो बात कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर हम लोग के पास क्योंकि B क्या होगा, B का मान परिनालिका के बाहर 0 होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये वाला इंटीग्रेशन हमको 0 मिल जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग इंटीग्रेशन C to D B डॉट dl बराबर 0। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 4। अब हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन D to A B डॉट dl। वाह, तो इसका क्या आ जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं D से हम लोग A में जा रहे हैं B dl cos थीटा। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं cos थीटा क्या आ रहा है। तो ये हम लोग का था। तो यहाँ हम लोग D से A में जा रहे हैं, यानी इस दिशा में। तो जो धारा की डायरेक्शन होगी वो इधर की ओर होगी। और चुंबकीय क्षेत्र, यानी इसको अगर हम लोग आगे बढ़ाएं तो धारा अवयव क्या है, इस दिशा में जा रहा होगा। धारा अवयव की दिशा, और चुंबकीय क्षेत्र हमारा इस दिशा में है। तो धारा अवयव और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण क्या है, 90 अंश है। और तो cos 90 अंश लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको A से A D से A की ओर B dl cos 90 डिग्री। और cos 90 क्या होता है, 0 होता है। इसलिए जो हमारे पास ये वाला इंटीग्रेशन आएगा D से A की ओर D dl, इसका भी मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 5। अब इसके बाद हम लोग समीकरण नंबर 1 में क्या, अब हमने यहाँ पर क्या देखा था, समीकरण नंबर 1 में ये सारे इंटीग्रेशन हम लोग अलग अलग निकाल लिए, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला। अब इनके मान क्या करते हैं, यहाँ पर से समीकरण नंबर जो हमारा 1 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, इससे जो मान निकल के आए उसको समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 2 3 4 व 5 से चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन का मान समीकरण 1 में रखने
पर जब हम लोग ये करेंगे तो हम क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन, इसको हम लोग रेखीय समाकलन करके दर्शाएंगे बी डी एल। ये क्या है, बी डॉट डी एल। हमको ये हम लोग के पास है ए से बी, पहले जो था लेफ्ट हैंड साइड पहले उसको लिख लेते हैं, बी डी एल प्लस बी टू सी बी डॉट डी एल प्लस सी टू डी बी डॉट डी एल प्लस बी टू ए बी डॉट डी एल। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल बराबर, इसका मान हम लोग समीकरण 2 से रख देते हैं जो कि हमारे पास आया था बी एक्स, प्लस इसका मान जो हम लोग समीकरण नंबर 3 से रख देते जो हमारे पास आया था 0, इसका मान भी समीकरण नंबर 4 से रख देते जो हमारे पास 0 आया था, और इसका मान भी हमारे पास 0 आया था। तो हम लोग के पास जो रेखीय समाकलन मिला चुंबकीय क्षेत्र का इस एम्पियर लूप के लिए, वो मिला हम लोग के पास बी एक्स। इसको हम लोग देते थे समीकरण नंबर 6। स्टार्टिंग में हम लोग क्या माने थे कि जो प्रति एकांक लंबाई में प्रवाहित होने वाली धारा का मान है वो क्या है, हाँ, अब स्टार्टिंग में हम लोग ये माने थे कि जो प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है वो क्या है, स्मॉल एन है। तो अगर हम लोग एम्पियर लूप की एक भुजा की बात करें तो उसकी लंबाई क्या है, एक्स है। तो एक्स लंबाई में फेरों की संख्या क्या हो जाएगी, एन इंटू एक्स। तो इसको लिख लेते हैं, क्योंकि प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या हमारे पास है n, इसलिए x लंबाई में फेरों की संख्या n इंटू एक्स। इसके अलावा जो शुरू में हम लोग एक और चीज़ माने थे कि प्रति एकांक लंबाई में जो प्रवाहित धारा या प्रति एकांक लंबाई द्वारा घेरी गई कुल धारा का मान जो है कैपिटल आई है, उसी प्रकार nx लंबाई द्वारा या nx दूरी द्वारा घेरी गई धारा का मान क्या हो जाएगा, nx इंटू आई। तो इसको भी लिख लेते हैं, इसी प्रकार क्योंकि n प्रति एकांक लंबाई में प्रवाहित धारा का मान कैपिटल आई है, इसलिए x लंबाई में प्रवाहित धारा का मान हो जाएगा हमारे पास nx इंटू आई, यानी कि जितने फेरों की संख्या, यानी जो कहने का मतलब x लंबाई हम लोग इसलिए क्योंकि हम लोग पहले जो उस आयताकार लूप के लिए गणना कर रहे हैं, तो उस आयताकार लूप में कुल कितनी धारा प्रवाहित हो रही होगी, nx आई। अतः यहाँ लिख सकते हैं, अतः उस आयताकार लूप में प्रवाहित या घेरी गई कुल धारा का मान nx आई है। अतः एम्पियर के परिपथीय नियम से, तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है, किसी भी एम्पियर लूप में जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका रेखीय समाकलन क्या होगा, उस लूप में जो भी धारा प्रवाहित हो रही है उसके म्यू नॉट टाइम्स होता है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन क्लोज्ड इंटीग्रेशन बी डी एल बराबर
म्यू नॉट इंटू आयताकार लूप ABCD द्वारा घेरी गई कुल धारा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको ऐसे ही चलने देते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, इंटीग्रेशन VDL म्यू नॉट, और यहाँ पर जो आयताकार लूप द्वारा घेरी गई कुल धारा अभी थोड़ी देर पहले हम लोग निकाले क्या आया था, NX इंटू आई। इसको हम लोग चाहे तो एक समीकरण का नाम भी यहाँ पर दे सकते हैं। अब जो हम लोग क्योंकि यहाँ पर निकाल लिए इसको, अब इसी प्रकार से अभी थोड़ा देर पहले हम लोग जो क्या है समीकरण नंबर 6 में निकाले थे इंटीग्रेशन VDL, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कितना आया था, BX आया था। समीकरण 6 से ये मान कहाँ उस समीकरण में रख देते हैं। तो समीकरण 6 से हम लोग उपरोक्त समीकरण कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन VDL, ये इसकी जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, BX लिख सकते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 6 से इंटीग्रेशन VDL का मान रख देते हैं। तो समीकरण 6 से मान रखने पर तब हमारे पास क्या बच जाएगा, इसकी जगह में हमारे पास आ जाएगा BX बराबर म्यू नॉट NX आई। अब दोनों तरफ x है तो x से x कट जाएगा, तो B क्या निकल के आया हमारे पास, म्यू नॉट N आई। और यही हमारा क्या है, अभिष्ट व्यंजक है। तो इसको दे देते समीकरण नंबर 7। तो समीकरण 7 ही अभिष्ट व्यंजक है।